कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खुशहाल परिवार से जो अपनी ही मस्ती में जी रहे थे। घर में हंसी मजाक चल रहा था। जैसन और उसकी पत्नी बेथ आपस में चटखारे लेकर बातें कर रहे थे। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी ये हंसती खेलती जिंदगी बस कुछ ही मिनटों की मेहमान है। बाहर का नजारा अचानक बदलने लगा। खिड़की के पार से लोगों के चीखने चिल्लाने की ऐसी भयानक आवाजें आईं कि जैसन और बेथ हैरान हो गए। जब वे दोनों घबराकर घर के बाहर निकले तो देखा कि पूरी सड़क पर भगदड़ मची हुई है। लोग पागलों की तरह अपने घरों से निकलकर भाग रहे थे। जैसन ने देखा कि उनका पड़ोसी भी अपनी गाड़ी में सामान ठूंस रहा है। जैसन ने जोर से चिल्लाकर पूछा, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? तुम लोग सामान लेकर कहाँ भाग रहे हो? पर पड़ोसी इतना डरा हुआ था कि उसने जैसन की तरफ देखा तक नहीं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वहीं पास में पड़ोसी का छोटा बेटा अपना बस्ता पैक कर रहा था। जैसन ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? उस बच्चे की आंखों में खौफ था। उसने कहा, अंकल, मेरे पापा के एक दोस्त सरकारी बड़े अफसर हैं। उनका फोन आया था कि शहर में एक बहुत जहरीला वायरस फैल गया है। जो भी इसकी चपेट में आ रहा है वो इंसान नहीं रहता बल्कि एक खूंखार मॉन्स्टर बन जाता है। अभी बच्चा इतना ही बोल पाया था कि उसकी माँ भागती हुई आई और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ खींच ले गई। जैसन ने उस औरत से पूछा कि ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है। उस औरत ने बिना रुके बस इतना कहा, जैसन, अभी पंचायत करने का टाइम नहीं है। अपनी बीवी बच्ची को लो और इस शहर से जितना दूर हो सके भाग जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर जैसन और बेथ की हालत खराब हो गई। बिना कुछ सोचे समझे जैसन ने बेथ और जोई को गाड़ी में बिठाया और शहर से बाहर निकलने वाले हाईवे की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। पर रास्ते में एक बहुत ही अजीब चीज हुई। जो पड़ोसी पहले शहर से बाहर भाग रहे थे वे अब गाड़ियां मोड़कर वापस शहर की तरफ लौट रहे थे। जैसन को ये देखकर बड़ा झटका लगा कि ये लोग वापस मौत के मुंह में क्यों जा रहे हैं। आगे जाकर वे एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए। जब जैसन गाड़ी से उतरा तो उसने देखा कि पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाला इकलौता रास्ता बंद कर दिया है। आसमान में हर तरफ मिलिट्री के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। पुलिस वाले मेगाफोन पर चिल्ला रहे थे, शहर में वायरस फैल गया है, अपनी सुरक्षा के लिए आप सब अपने अपने घरों को वापस लौट जाइए। जैसन को ये बात पच नहीं रही थी कि अगर शहर में वायरस है तो सरकार हमें बाहर निकालने के बजाय अंदर क्यों ठूंस रही है। तभी अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। पास की पहाड़ से एक भारी भरकम पत्थर सीधा उनकी कार के ऊपर आ गिरा। पूरी जमीन किसी कागज की तरह हिलने लगी। तभी उस पहाड़ के पीछे से दो मिलिट्री के फाइटर जेट्स बिजली की रफ्तार से निकले और शहर की तरफ मुड़ गए। उन जेट्स ने पूरे शहर पर एक साथ बमों की बारिश शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा शहर आग की लपटों और राख में बदल गया। बेथ ये मंजर देखकर सन्न रह गई। उसे फौरन समझ आ गया कि अगर वे पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो अब तक उनकी राख भी नहीं मिलती। अब वो फाइटर जेट्स सड़क पर फंसे हुए लोगों की तरफ बढ़ने लगे। अब सबको असली हकीकत समझ आई कि सरकार वायरस को नहीं बल्कि वायरस के डर से हम सबको मारना चाहती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। जैसन और बेथ को समझ आ गया कि वे सड़क पर सुरक्षित नहीं है। तभी बेथ ने पीछे मुड़कर पहाड़ की ऊंचाई पर एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग देखी। उसे लगा कि ऊंचाई पर शायद वे बच जाएं। जैसन ने जोई को गोद में उठाया और वे तीनों पागलों की तरह पहाड़ पर चढ़ने लगे। पीछे पुल पर मौजूद लोगों पर जेट्स बम गिरा रहे थे। लाशों के ढेर लग रहे थे। ये तीनों फटे फेफड़ों के साथ दौड़ते हुए स्कूल तक पहुंचे और वहीं उन्हें जमीन के नीचे जाने वाला एक लोहे का टनल मिल गया। बम फटने से महज कुछ सेकंड पहले वे तीनों उस अंधेरे बंकर के अंदर कूद गए। जैसे ही जैसन ने भारी ढक्कन बंद किया, ठीक ऊपर एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। पर खुशकिस्मती से वे बंकर के काफी नीचे थे, इसलिए उनकी जान बच गई। अंदर सन्नाटा था पर उनके दिमाग में हजारों सवाल थे। ये कौन सा वायरस था जिसके लिए सरकार ने अपने ही हजारों बेगुनाह लोगों को भून डाला? उन्हें बस ये पता था कि अगर जिंदा रहना है तो अब इसी अंधेरे बंकर में दुबक कर रहना होगा। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वे यहाँ कब तक रहेंगे और क्या खाएंगे। बंकर की छानबीन की तो वहाँ ढेर सारा पुराना और एक्सपायरी खाना मिला जो कम से कम उन तीनों के लिए काफी समय तक चल सकता था। बेथ बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वो अपनी नन्ही जोई को देखकर रो रही थी कि अगर इस सीलन भरे बंकर में बच्ची बीमार पड़ गई तो क्या होगा। और तो और दरवाजा बंद करते समय बेथ का हाथ कुचल गया था जिससे बहुत गहरा जख्म हो गया था। उनके मन में ये डर भी बैठ गया था कि कहीं उस वायरस का असर उन पर भी तो नहीं हो गया। जैसन ने फौरन लोहे की मोटी जंजीरें उठाई और बंकर के दरवाजे को इतनी मजबूती से जकड़ दिया कि ऊपर से कोई भी उसे खोल न सके और भारी मन से यह फैसला किया कि अब उनकी बाकी की जिंदगी इसी जमीन के नीचे दबी कालकोठरी में कटने वाली है। लेकिन सच तो यह है कि जमीन के नीचे घुट घुट कर जीना कोई जिंदगी नहीं बल्कि एक सजा जैसा था। बंकर के अंदर हर दिन एक जैसा पहाड़ जैसा भारी होता, वही बासी और अजीब से स्वाद वाला डिब्बा बंद खाना, प्यास बुझाने के लिए कीचड़ जैसा मटमैला पानी और वक्त काटने के लिए ताश के पुराने पत्तों का सहारा। बाहर की दुनिया से उनका नाता ऐसे टूटा जैसे कोई सपना टूटता है। दिन हफ्तों में बदले और
और हफ्ते महीनों में, यहाँ तक कि उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा कि इंतजार की घड़ियों में 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। छोटी सी जोई अक्सर सहम कर अपने पापा से पूछती, पापा हम कब तक यहाँ कैद रहेंगे? क्या हम कभी धूप देख पाएंगे? जैसन के पास कोई पक्का जवाब नहीं होता था। वो बस इतना कहकर उसे बहला देता कि जब बाहर का जहरीला वायरस पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब हम फिर से आजाद होंगे। वो अक्सर जोई की आंखों पर अपनी उंगलियां रखकर उसे बाहर की वैसी ही खूबसूरत दुनिया इमेजिन करवाता जैसी वो पहले थी। हरे भरे मैदान और खिलखिलाते चेहरे। जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से जब भी बाहर की दुनिया को झांकने की कोशिश करती तो उसे सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर ही नजर आता। चारों तरफ राख की चादर बिछी थी और ऐसा लगता था मानो पूरी इंसानियत ही जलकर खत्म हो गई हो। दूर दूर तक किसी परिंदे की आवाज भी नहीं सुनाई देती थी। उस नन्ही बच्ची को लगने लगा था कि शायद वे तीनों ही इस पूरी दुनिया में अकेले जिंदा बचे हैं, लेकिन बेत उसे गले लगाकर तसल्ली देती कि ऐसा नहीं है, शायद उसके बाकी दोस्त भी उन्हीं की तरह किसी सुरक्षित बंकर में छिपे होंगे। एक रात जब डिनर का वक्त हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका राशन अब खत्म होने की कगार पर है। वे तीनों बहुत कम खाना खाकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन जोई की जिद पर उस रात उसे पूरा एक टिन का डिब्बा दिया गया। जैसे ही जोई ने वो डिब्बा खोला उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। डिब्बा अंदर से पूरी तरह खाली था। जब उसे पलटकर देखा गया तो पीछे एक छोटा सा छेद था जिससे साफ था कि कोई चीज चुपके से उनका खाना छट कर गई है। बेथ ने घबराकर जब बाकी डिब्बों की जांच की तो उनके होश उड़ गए। पूरे 12 डिब्बे खाली हो चुके थे। ये उनके अगले 2 हफ्तों का खाना था जो अब मिट्टी में मिल चुका था। बेथ ने वेंटिलेशन वाली जाली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरूर कोई चूहा अंदर घुस आया है और अगर उसे जल्द ही नहीं मारा गया तो वो हमें भूखा मार डालेगा। जैसन ने अपनी उदास बेटी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो फिक्र न करे, अगर खाना खत्म भी हो गया तो वो जान पर खेलकर ऊपर जाएगा और कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करके लाएगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ ब्लॉक्स से खेल रही थी तभी उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही चूहा फिर से उनकी रसद पर हाथ साफ करने आया था। जोई ने फौरन अपने माता पिता को इशारा किया। आज उन्होंने ठान लिया था कि इस बिन बुलाए मेहमान को जिंदा नहीं छोड़ना है। जैसन गुस्से में चाकू लेकर उस पर झपटा, पर वो चूहा बहुत चालाक और फुर्तीला निकला। वो जैसन के वार से बचकर भागा और टेबल पर रखी जलती हुई लालटेन से जा टकराया। लालटेन जमीन पर गिरी और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं। जैसे ही वो चूहा अपने बिल में घुसने वाला था, बेथ ने बिजली की तेजी से उस पर झपट्टा मारा और उसे वहीं ढेर कर दिया। चूहे को मारने की खुशी अभी शुरू ही हुई थी कि उनका ध्यान बढ़ती हुई आग की तरफ गया। जैसन ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर लालटेन का कांच इतना गर्म था कि उसका हाथ बुरी तरह जल गया और कांच के टुकड़े बिखरने से आग पूरी टेबल पर फैल गई। बेथ ने आनन फानन में खिड़की का पुराना पर्दा फाड़कर आग पर मारा और जैसन ने बाल्टी से बचा हुआ पानी डाला। बड़ी मशक्कत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। आग बुझने के बाद बंकर में इतना घना धुआं भर गया कि उनका दम घुटने लगा। वो काला धुआं धीरे धीरे वेंटिलेशन जाली के जरिए ऊपर की तरफ निकलने लगा था। जैसन और बेथ का चेहरा डर से पीला पड़ गया, क्योंकि ये धुआं बाहर की दुनिया के लिए एक सिग्नल की तरह था जो उनकी लोकेशन जाहिर कर सकता था। वे सब अपनी सांसें रोककर बैठ गए, इस उम्मीद में कि रात का अंधेरा उस धुएं को अपनी आगोश में छिपा लेगा। अगली सुबह जब उन्होंने थरथराते हाथों से पेरिस्कोप घुमाकर बाहर देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। बाहर आसमान में धुएं का एक काला गुबार उठा हुआ था जिसने साफ कर दिया था कि अब वे सुरक्षित नहीं हैं। बेथ ने कांपती आवाज में कहा कि अगर धुआं उठा है तो बाहर राख भी जरूर जमी होगी और कोई भी इसे देखकर हमारे ठिकाने तक पहुंच सकता है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि उन्हें बाहर जाकर उस राख को साफ करना ही होगा। जैसन ने भारी मन से जोई का हाथ छोड़ते हुए उसे आखिरी वादा लिया और फिर कांपते हाथों से दरवाजे की लोहे वाली जंजीरें धीरे धीरे सरकाईं। पति पत्नी ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हो कि क्या हम वापस आ पाएंगे। बाहर की सन्नाटे भरी आवाजों को उन्होंने गौर से सुना और जब पूरा यकीन हो गया कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है तो पूरी ताकत लगाकर बंकर का भारी ढक्कन ऊपर की तरफ धकेला। दोनों बाहर निकल गए और जोई अकेली उस अंधेरी कोठरी में अपने माता पिता के लौटने का रास्ता देखने लगी। काफी देर गुजर गई। सन्नाटा जोई को डराने लगा था। उसने हिम्मत जुटाई और एक पुराने स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप की दूरबीन से बाहर का नजारा देखने लगी। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा बदहवास होकर बंकर के दरवाजे को झाड़ छंखाड़ से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को पता न चले। लेकिन तभी जोई की नजर दूर जंगल के किनारे पर पड़ी, जहां एक काली और भयानक परछाई बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही थी। जोई का गला सूख गया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन
दूरी इतनी थी कि उसकी आवाज हवा में ही कहीं खो गई। डर के मारे बच्ची अपनी सुध बुध खो बैठी और सीढ़ियां चढ़कर सीधे बंकर से बाहर निकल आई, पर उसे वहां अपने मम्मी पापा कहीं नजर नहीं आए। वो पागलों की तरह उन्हें पुकारने लगी। तभी अचानक पीछे से एक हाथ ने उसका मुंह दबोच लिया। वो उसकी माँ थी जो उसे खींचकर झाड़ियों में ले गई। तभी वहां से जंगली हिरणों का एक बड़ा सा झुंड इतनी तेजी से गुजरा जैसे उनके पीछे साक्षात मौत पड़ी हो। बेथ समझ गई कि ये हिरण किसी मामूली चीज से नहीं बल्कि किसी बहुत ही खौफनाक शिकारी से बचकर भाग रहे हैं। वे तीनों बिना एक पल गंवाए वापस बंकर के अंदर कूदे और जैसन ने लकड़ी की भारी पट्टियां लगाकर लोहे की जंजीरों को इतनी मजबूती से कस दिया कि हवा भी आर पार न हो सके। अंदर सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी ऊपर से पत्थरों पर किसी के चलने की धीमी मगर भारी आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की गंध सूंघता हुआ ठीक उनके दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ हो। वह जीव कई मिनटों तक बंकर के ढक्कन के ऊपर गोल गोल घूमता रहा, मानो उसे पक्का यकीन था कि नीचे कोई तो है। इशारे से सबको चुप रहने को कहा और वे तीनों दबे पांव दरवाजे से दूर बंकर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि अगर वो चीज दरवाजा खोल भी दे तो शायद वे अंधेरे कोने में छिपकर बच जाएंगे। दहशत के मारे नन्ही जोई की आंखों से आंसू बहने लगे। बेथ ने उसे कलेजे से सटा लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि अगर जरा भी आवाज हुई तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। वे धीरे धीरे काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। जोई के हाथ में जो उसकी पसंदीदा गुड़ियां थी, उसकी डोरी एक निकले हुए स्क्रू में फंस गई। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वो पेंच एक झटके से बाहर आ गिरा और गुड़िया के अंदर लगा आवाज वाला स्विच चालू हो गया। सन्नाटे को चीरती हुई गुड़िया की आवाज गूंजने लगी। जैसन ने झपटकर उस गुड़िया का सीना चीर दिया और अंदर लगे स्पीकर को चकनाचूर कर दिया, पर तीर कमान से निकल चुका था। ऊपर जो भी शैतान था उसे पक्की खबर मिल गई थी कि उसका शिकार ठीक नीचे ही है। अचानक ऊपर से एक जोरदार टक्कर की आवाज आई, जैसे किसी ने भारी पत्थर दरवाजे पर दे मारा हो। फिर भारी कदमों की धमक सीधा बंकर के ढक्कन पर आकर ठहर गई। उसने उनका ठिकाना ढूंढ लिया था और अब वो पागलों की तरह दरवाजे को झंझोड़ने लगा। वो चीज ढक्कन को इतनी जोर से धकेल रही थी कि लोहे की वो मजबूत जंजीरें जिन्हें जैसन ने अपनी आखिरी उम्मीद समझा था, एक एक करके तड़कने लगी। जैसन समझ गया कि अब जंजीरें ज्यादा देर साथ नहीं देंगी। वो तेजी से भागा और पास लगे वाटर पंप का लोहे वाला पाइप उखाड़ लाया। इधर बेथ ने भी शेरनी जैसी हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़कर अपने पूरे शरीर का वजन जंजीरों पर डाल दिया ताकि ढक्कन न खुले। लेकिन ऊपर वाले राक्षस की ताकत बेमिसाल थी। ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तभी उस दरार से एक काला साया अंदर झांकने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में किसी बिजली के बल्ब की तरह चमक रही थीं, मानो साक्षात मौत उन्हें घूर रही हो। जैसन ने बिना एक पल की देरी किए उस लोहे के पाइप से उस राक्षस के मुंह पर जोरदार वार किया। वो चीज तिलमिलाकर पीछे जा गिरी और इसी मौके का फायदा उठाकर जैसन ने पाइप को दरवाजे के कुंडे में फंसाकर उसे लॉक कर दिया। बाहर से उस जीव के भागने की आवाज आई, पर जैसन का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और कांप रहा था। उसे अब एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया में सिर्फ जालिम फौजी ही नहीं बल्कि ऐसे खौफनाक राक्षस भी घूम रहे हैं जिनके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वे तीनों बुरी तरह टूट चुके थे और सीढ़ियों के पास ही मायूसी में बैठ गए। उनका सुरक्षित ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा था। उनका राज खुल चुका था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अभी तो सिर्फ एक आया था, लेकिन अगली बार जब वे लौटेंगे तो अपनी पूरी फौज लेकर आएंगे और तब ये लोहा और जंजीरें उन्हें नहीं बचा पाएंगी। अभी वे इस खौफ से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक बंकर की भारी अलमारी किसी खिलौने की तरह हिलने लगी। जैसन और बेथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि उस राक्षस ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। ऊपर से अब एक नहीं बल्कि सैकड़ों भारी कदमों की आवाजें आने लगी, मानो हजारों शिकारी उनके सिर पर नाच रहे हों। बंकर की छत उन कदमों की धमक से कांपने लगी थी और धूल झड़ने लगी थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कयामत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और अब बचने का शायद कोई रास्ता नहीं बचा है। इस बार की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि लोहे का वो भारी भरकम दरवाजा कागज की तरह टूटकर नीचे आ गिरा। अंधेरे में हजारों पीली और लाल आंखें किसी बल्ब की तरह चमकने लगीं, जिन्हें देखकर जैसन, बेथ और जोई के कलेजे मुंह को आ गए। वे तीनों जान बचाने के लिए बंकर के पिछले हिस्से की तरफ भागे, लेकिन वो शिकारी हार मानने वाले नहीं थे। वे साये की तरह उनके पीछे पीछे बंकर में घुस आए। बेथ ने हिम्मत दिखाते हुए तेल वाली जलती हुई लालटेन उन शिकारियों की तरफ फेंक दी, जिससे पर्दों में भीषण आग लग गई। जैसन और बेथ ने मिलकर भारी अलमारी को घसीटकर रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि उन राक्षसों को कुछ पल के लिए रोका जा सके। वे अंदर की तरफ
तरफ और गहराई में भागने लगे, पर उन्हें पता था कि ये सब इंतजाम उन्हें ज्यादा देर तक महफूज नहीं रख पाएंगे। भागते भागते अचानक नन्ही जोई की नजर जमीन पर बने एक छोटे से वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। जैसन ने अपनी पूरी जान लगाकर उस लोहे की जाली को तोड़ा और अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने की बारी आई तो तंग जगह होने के कारण जैसन का चौड़ा शरीर उसमें बुरी तरह अटक गया। दूसरी तरफ से वो शिकारी अलमारी हटाकर उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जैसन को समझ आ गया कि अगर वो अब बाहर नहीं निकला तो सब खत्म हो जाएगा। उसने एक रूह कंपा देने वाला फैसला किया और अपने कंधे की हड्डी को खुद ही झटके से तोड़ डाला। दर्द की एक ऐसी चीख उसके हलक से निकली जिसे सुनकर बेत की रूह कांप गई, पर जैसन ने हार नहीं मानी और खुद को घसीटते हुए वेंटिलेशन में डाल दिया। बेत पागलों की तरह जैसन का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगी, लेकिन तभी बंकर के अंदर से एक विशालकाय साये ने जैसन का पैर मजबूती से जकड़ लिया। जैसन को एहसास हो गया कि अब मौत उसे अपने साथ ले जाने वाली है और भागने की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। उसने आखिरी बार अपनी पत्नी बेत की आंखों में देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, बेत, जो भी हो जाए जोई को कुछ मत होने देना, इसे यहाँ से ले जाओ। अगले ही पल वो भयानक शिकारी जैसन को खींचकर दोबारा बंकर के अंधेरे में ले गया। बेत और जोई ने जब वेंटिलेशन के छेद से नीचे झांका तो बंकर के अंदर से जैसन के कराहने और उन जीवों के चीखने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। बेत समझ गई कि उसका पति अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें भागने का कीमती वक्त दे रहा है। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर जोई को गोद में उठाती है और वहां से बेतहाशा दौड़ने लगती है। काफी दूर तक भागने के बाद उन्हें एक कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा। जिस हाईवे से वे बाहर की दुनिया में जाना चाहते थे, वहां अब पत्थरों की एक ऊंची और अभेद्य दीवार खड़ी कर दी गई थी। सरकार ने पूरे शहर को एक पिंजरा बना दिया था जिससे परिंदा भी बाहर न जा सके। तभी आसमान में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी। उस हेलीकॉप्टर ने अपनी तेज स्पॉटलाइट सीधा बेत और जोई पर डाली। जैसे ही वे दोनों छिपने की कोशिश करने लगीं, ऊपर से एक भारी जाल उन पर आ गिरा जिसने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया। बेथ ने जाल की कड़ियों के बीच से देखा कि कुछ काली वर्दी वाले लोग, जिनकी आंखें नाइट विजन ग्लासेस की वजह से पीली चमक रही थी, बंदूकें ताने उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यहीं पर इस खौफनाक कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो चीजें जिन्हें जैसन का परिवार अब तक राक्षस समझ रहा था, वो कोई एलियन या शैतान नहीं थे, बल्कि वे मिलिट्री के कमांडोज थे जो गैस मास्क और हाईटेक चश्मे पहने हुए थे। अब सवाल ये था कि अपनी ही आर्मी इन बेगुनाह लोगों की जान के पीछे क्यों पड़ी थी। दरअसल जब ये जहरीला वायरस हवा के जरिए पहली बार फैला तो इस शहर के हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस इतना शातिर था कि इंसान को खुद पता नहीं चलता था कि वो बीमार है, पर वो दूसरों के लिए एक चलता फिरता बम बन जाता था। सरकार के पास इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर इन्फेक्टेड इंसान को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। उन सैनिकों ने बेत और जोई के गले में एक बड़ा सा इंजेक्शन चुभा दिया और जब खून की जांच हुई तो नतीजा वही निकला जिसका डर था। वे दोनों भी इन्फेक्टेड थे। इसका सीधा मतलब था कि अब उन्हें भी दुनिया के लिए खतरा मानकर मार दिया जाएगा। बेत रोते हुए उन सैनिकों के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि उसकी मासूम बच्ची को छोड़ दें, पर उन पत्थर दिल फौजियों पर कोई असर नहीं हुआ। जब बेत ने देखा कि वे उसकी बेटी को मारने के लिए बंदूक तान रहे हैं तो उसके अंदर एक खौफनाक बदलाव आने लगा। गुस्से और नफरत के कारण बेत के चेहरे पर काली नसें उभरने लगीं और उसकी आंखें बदलने लगीं। लेकिन इससे पहले कि बेत कुछ कर पाती, अचानक एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो वहीं ढेर हो गया। अंधेरे से निकलकर जो शख्स सामने आया वो कोई और नहीं बल्कि जैसन था। जैसन मरा नहीं था, बल्कि बंकर के अंदर उस पर वायरस ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था और उसने अकेले ही उन सभी सैनिकों का खात्मा कर दिया था। इस वक्त जैसन किसी मामूली इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर काली लकीरें उभरी हुई थीं, आंखें खून की तरह सुर्ख लाल थीं और उसके शरीर में एक ऐसी आसुरी शक्ति आ गई थी जो किसी भी चीज को चीर कर रख दे। मौत के मुंह से लौटकर आया ये जैसन अब अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जैसन अब वो पहले वाला इंसान नहीं रह गया था जिसे दुनिया जानती थी। बंकर की उस खौफनाक मुठभेड़ ने उसके अंदर के सोए हुए राक्षस को जगा दिया था। उसके शरीर की नसें काली पड़ चुकी थीं और आंखों में एक ऐसी वहशी चमक थी जिसे देखकर मौत भी रास्ता बदल ले। वो बिजली की रफ्तार से उन हथियारबंद सैनिकों पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही कईयों को जमीन चटा दी। जैसन की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी, पर अफसोस गोलियों का मुकाबला नहीं कर पाया। दर्जनों गोलियां उसके सीने के पार हो गईं और वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों को लगा कि खतरा टल गया है और वे बेत जोई की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बेत के अंदर भी वही जहरीला लावा। बेत ने चीते जैसी फुर्ती से उस जाल को तार तार कर दिया और जोई को एक पुरानी खटारा कार के नीचे छिपाकर खुद मैदान में कूद गई। उसने अपनी ममता को ढाल बनाया और एक एक करके उन फौजियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। बेत ने कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। गोलियों की बौछार ने बेत के शरीर को छलनी कर दिया और वो बेदम होकर उसी कार की छत पर जा गिरी। अंधेरे में छिपी नन्ही जोई
जोई ये सब देख रही थी। अपने माँ बाप को लहूलुहान देख उस छोटी सी बच्ची का आपा खो गया। उसके अंदर का वायरस जाग उठा और उसने एक ऊंची छलांग लगाकर एक फौजी को जमीन पर पटक दिया। जोई उस फौजी का मास्क फाड़कर उसे जान से मारने ही वाली थी। बेथ नहीं चाहती थी कि उसकी मासूम बच्ची एक बेकाबू दरिंदा बनकर अपनी इंसानियत खो दे। माँ के स्पर्श ने जादू का काम किया। जोई की नसों में दौड़ता वो जहरीला हरापन धीरे धीरे गायब हो गया और वो फिर से एक बेगुनाह बच्ची बन गई। मगर उस फौजी की किस्मत खराब थी। उसका मास्क टूट चुका था और हवा में मौजूद वायरस ने उसे अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जैसन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने धुंधली आंखों से अपनी लाडली बेटी का चेहरा देखा और अपने कांपते हाथों की 2 उंगलियां जोई की आंखों पर फेरी, जैसे वो उसे इस जालिम दुनिया से दूर किसी सुनहरे सपने में ले जा रहा हो। इसके साथ ही जैसन की आंखें हमेशा के लिए मूंद गईं। उसी वक्त आसमान में एक और मिलिट्री हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बेथ ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और जोई को लेकर कबाड़ के ऊंचे ढेरों के बीच से भागने लगी। वे दोनों भागते भागते एक अंधेरी सुरंग में जा घुसी, जहां अचानक एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। जब रोशनी की चकाचौंध कम हुई तो सामने वही पड़ोसी का छोटा लड़का खड़ा था जिसे उन्होंने कहानी की शुरुआत में सामान पैक करते देखा था। वो लड़का उन्हें चुपचाप अपने पीछे आने का इशारा करता है और उन्हें एक ऐसी विशाल गुफा जैसी टनल में ले जाता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ का नजारा देखकर बेथ और जोई दंग रह गए। वहाँ उस लड़के के माँ बाप के साथ साथ शहर के सैकड़ों लोग छिपे हुए थे। असल में ये सभी लोग उसी जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड थे और अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह जमीन के नीचे इस अंधेरी दुनिया में रहने को मजबूर थे। यहाँ एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। ये वायरस जानलेवा तो था, पर इंसान को राक्षस तभी बनाता था जब वो बहुत ज्यादा डर जाता या अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। इन लोगों ने वक्त के साथ खुद पर काबू पाना सीख लिया था और वे एक दूसरे के साथ शांति से रह रहे थे। वे लोग ऊपर की दुनिया के उन फौजियों को असली राक्षस समझते थे जो बेगुनाहों का शिकार कर रहे थे, जबकि फौजी इन्हें राक्षस मानकर खत्म करना चाहते थे। हकीकत तो ये थी कि इंसानियत अब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे इन तथाकथित राक्षसों के सीने में जिंदा थी। इसी कड़वे और इमोशनल सच के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है, जहाँ एक परिवार ने अपनी आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।